अमेरिका और यूरोपियन देश हॉटस्पॉट ढूंढते हैं दुनिया में। एक तो इंटरनेट वाला हॉटस्पॉट होता है जो आपको पता है, एक हॉटस्पॉट वो होता है कि दुनिया में फ्लैश पॉइंट्स कौन से हैं, दुनिया में जंग कहां चल रही है। इस लड़ाई में थोड़ा बहुत वर्टिकल एस्केलेशन हुआ, हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन हुआ ही नहीं। रशिया ने लड़ाई कंटेन कर ली। एक फ्रंट है 1000-1500 किलोमीटर का, वहीं पे दनादन चल रहा है। कोई और देश क्या इसमें आया? बिल्कुल नहीं आया। कोई क्यों नहीं आया? आप सोचिए, ये लड़ाई क्यों नहीं बंद हो रही है दोस्तों? हाँ ठीक है, रूस घुसा यूक्रेन में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं कहना चाहता हूं कि सैटरडे को यानी कि कल मैं लाइव आऊंगा 6 बजे शाम को द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी और चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश पे। आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। पूछिएगा खतरनाक से खतरनाक सवाल और मेजर देगा खतरनाक से खतरनाक जवाब आपको। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू एट 6 PM टुमारो ऑन TCD हिंदी एंड TCD इंग्लिश। दोस्तों, जेलेंस्की जो कि यूक्रेन का राष्ट्रपति है और पुतिन अभी दोबारा री इलेक्ट हुए हैं रूस के राष्ट्रपति के तौर पे, दोनों ने रिक्वेस्ट करी है प्रधानमंत्री मोदी को कि भाई आप जल्दी आइए। दोनों ने रिक्वेस्ट करी है। और ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों पक्ष ये मानते हैं कि असली जो पीस मेकर है, जो शांति बहाल कर सकता है, वो भारत है। ऐसा वो लोग क्यों सोचते हैं? ऐसा उनके सोचने के क्या कारण हैं? और भारत से इतनी उम्मीदें क्यों हैं उन लोगों की? इस बार दोस्तों द चाणक्य डायलॉग्स में ये हम डिस्कस करेंगे। कई बार हम पहले बता चुके हैं दोस्तों, लेकिन आज एक नया ट्विस्ट है। जिस तरीके से अमेरिका और यूरोपियन देश हॉटस्पॉट ढूंढते हैं दुनिया में, एक तो इंटरनेट वाला हॉटस्पॉट होता है जो आपको पता है, एक हॉटस्पॉट वो होता है कि दुनिया में फ्लैश पॉइंट्स कौन से हैं, दुनिया में जंग कहां चल रही है। ये धंधा है दोस्तों, आपको तो पता ही है ये धंधा है। और धंधा इस प्रकार से है कि अमेरिका चाहता है कि कहीं ना कहीं कलेश हो। जब कलेश होगा तो अमेरिकी सरकार, देखिए दुनिया डॉलर पे चल रही है, दुनिया डॉलर पे चल रही है, आपको पता है। वो डॉलर छापता कौन है? अमेरिका छापता है। यानी भारत भी जब ये कहता है कि हमारे जो विदेश मुद्रा हमारे पास जो पड़ी हैं वो 600-650 अरब डॉलर हैं, तो डॉलर बोलता है। डॉलर बोलता है ना यार। चाइना बोलता है कि हमारा इतना बड़ा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, चाइना भी डॉलर बोलता है, रूस भी डॉलर बोलता है। तो दोस्तों, दुनिया जो है ना वो डॉलर पे चल रही है, ये समझ लीजिए। तो अमेरिका क्या करता है? डॉलर छापता है। सारे छापे खाने डॉलर के अमेरिका के पास हैं और कोई कर नहीं सकता। अमेरिका डॉलर छापता है और अमेरिका करता क्या है कि चलो ईरान में लड़ाई शुरू कर दी, इराक में लड़ाई शुरू कर दी, कोई भी दो देशों के बीच में शुरू कर दी, या अमेरिका खुद वहां पे घुस गया। ये क्या होता है? देखिए, सबके पास ना ग्रुप्स हैं वहां पे अमेरिका में। मैं आपको थोड़ा मैं समझा दूं क्या होता है कि जैसे कि एक कंपनी है, वो हथियार बनाती है और अरबों खरबों डॉलर के हथियार बनाती है और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करती है। जाहिर सी बात है, वो चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट बढ़े, वो चाहते हैं कि उनके शेयर के प्राइसेस बढ़ें। पर वो बढ़ेंगे कब यार? जो एक बात बताओ, कोई ऐसा अस्पताल है, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, कोई ऐसा अस्पताल है जो ये सोचता है कि यार सभी लोग हेल्दी हों, सभी लोग स्वस्थ हों? वो ये सोचता है कि बीमार आदमी आए और उसको स्वस्थ करके भेजूं। लेकिन अगर दुनिया में सभी स्वस्थ हो गए, आप और मैं कभी बीमारी ना हुए, तो अस्पताल का तो धंधा चौपट हो जाएगा। वही हाल है हथियार बनाने वाली कंपनियों का। जब तक दुनिया में कलेश नहीं होगा, जब तक दुनिया में तू मैं नहीं होगी, जब तक खून नहीं बहेगा, इनका हथियार कोई खरीदेगा कौन? पर्सनल वेपन तो एक आध आदमी खरीद लेता है। मोटी कमाई कहां से होती है? जब देश देते हैं ऑर्डर अरबों डॉलर का, अरबों डॉलर का पेमेंट इनके पास आता है। सुनते ही स्टॉक मार्केट में इनके शेयर्स का उछाल आता है, उससे पैसे कमाते हैं, चारों तरफ से पैसे कमाते हैं दोस्तों। तो यह है अमेरिका का किरदार। अब दोस्तों, अमेरिका ने चढ़ा दिया जेलेंस्की को झाड़ पे, बोला बेटा चढ़ जा सूली पे, भला करेंगे राम। वो भी चढ़ गया घोड़े पे बैठ के, जैसे पाकिस्तानी जिहाद पे जाते हैं, वो भी जिहाद पे चला गया। वहां पे उसको पड़े जूते जेलेंस्की को, और रशिया ने मार मार के सुअर बना दिया। इसकी आधी फौज कट गई, इसकी आधी फौज कट गई दोस्तों। दुनिया धमकियां दे रही है, हम ये कर देंगे, पुतिन को ये कर देंगे। पुतिन को भी पता है इनकी दो कौड़ी की औकात नहीं है जो यूक्रेन में आके लड़े। हिम्मत तो लड़ो ना, चेक क्यों काट रहे हो? ओ भाई, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो चेक क्यों काट रहे हो? हथियार क्यों? तो खुद आके बोलो कि नहीं, ये जाके बोलो कि जेलेंस्की तुम्हारा भाई है और तुम अपने भाई के कंधे से कंधा मिला के लड़ोगे रूस से। कोई कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। ठीक है ना, ठीक है, हम सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को, पैसा ले लो, हथियार ले लो, लेकिन
कोई नहीं कर रहा है, ना कोई करेगा, और ये बात रूस को पता है, और रूस ने इस लड़ाई को कंटेन कर लिया। दोस्तों, मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एस्केलेशन के बारे में आपको बताया था, आज फिर बताता हूं। वर्टिकल एस्केलेशन क्या होता है? जब और बड़े से बड़े हथियार आप इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं वर्टिकल एस्केलेशन। ठीक है दोस्तों। हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन क्या होता है? जब दायरा जमीन पे लड़ाई का बढ़ जाता है, जमीन पे दायरा बढ़ जाता है लड़ाई का। इस लड़ाई में थोड़ा बहुत वर्टिकल एस्केलेशन हुआ, हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन हुआ ही नहीं। रशिया ने लड़ाई कंटेन कर ली। एक फ्रंट है 1000-1500 किलोमीटर का, वहीं पे दनादन चल रहा है। कोई और देश क्या इसमें आया? बिल्कुल नहीं आया। कोई क्यों नहीं आया? आप सोचिए, 2 साल से ऊपर हो गए लड़ाई को। 23 फरवरी को 2 साल खत्म हो गए इस लड़ाई को। मार्च खत्म होने को आ रहा है। इस लड़ाई में पिछले 2 साल से कोई और क्यों नहीं कूदा? जब इजराइल और हमास की लड़ाई हुई तो उसमें ईरान भी कूद गया इनडायरेक्टली, उसमें हुथी भी कूद गए, उसमें आपका हिजबुल्ला भी कूद गया, उसमें यहां पे पूरा सोमाली पायरेट्स, यहां मतलब ये पूरा एक इफेक्ट हुआ ना। सोमाली पायरेट तो खैर कब से चोरी कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा जो एक फैला है ना मामला, पूरा मामला फैला है। ये लड़ाई में मामला नहीं फैला, इसलिए लड़ाई खतरनाक है, क्योंकि रूस बजा रहा है अच्छी तरीके से। अब हुआ यह है कि दोनों पार्टी चाहती है कि मोदी जी बीच में कूद जाए और मोदी जी कुछ कर दें, और मोदी जी ने बोल भी दिया है कि इनके बीच में शांति, मैं आपको बताता हूं इनके बीच में शांति होगी कब। एक तरफ से भारत डिप्लोमेसी करेगा और दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बनता है यूएस का, तब जाके वो बंद करवाएगा, और मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों मिलकर लड़ाई बंद करवाएंगे, तब ये लड़ाई होगी। ये लड़ाई क्यों नहीं बंद हो रही है दोस्तों? हाँ ठीक है, रूस घुसा यूक्रेन में, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई मना नहीं कर सकता। 23 फरवरी को घुसा रूस यूक्रेन में। 2022 23 फरवरी की तारीख है, ठीक है। लेकिन इससे बड़ी बात क्या है आपको पता है? दुनिया चाहती नहीं है लड़ाई खत्म हो। दे डोंट वांट। आपने देखा होगा कि जब मार लग रही थी हमास की, और इजराइल ने सुअर की तरह मारा हमास को, सुअर की तरह मारा हमास को, दौड़ा दौड़ा के मारा है, दौड़ा दौड़ा के, भगा भगा के मारा है। ठीक है जी। दुनिया सीजफायर की बात कर रही है कि नहीं कर रही? अमेरिका से लेकर हर एक पार्टी, चाहे अरब देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, सब एक ही जबान बोल रहे हैं, सीजफायर 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 सीजफायर। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? लेकिन कभी आपने यह देखा है कि यूक्रेन और रशिया के बारे में किसी ने बोला हो सीजफायर सीजफायर? ये नहीं बोल रहे, क्योंकि सीजफायर चाहते नहीं है। ये वहां पे सीजफायर चाहते हैं, यहां पे सीजफायर नहीं चाहते, क्योंकि इनको अभी भी ऐसी उम्मीद है कि ऐसी कुछ बाजी पलटेगी, कुछ हथियार इनका चल जाएगा, कुछ इनकी स्कीम, कुछ इनका प्लॉट, कुछ इनका प्लान, कुछ इनकी स्ट्रेटजी चल जाएगी, जिससे कि रूस के टुकड़े हो जाएंगे। यही दिमाग के साथ ये लोग लड़ रहे हैं और रूस इनको जूते मार रहा है। दोनों, ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड समझाया दोस्तों, दोनों ने, ज़ेलेंस्की ने और पुतिन ने यह बोला है कि एक बार लोकसभा के चुनाव खत्म हो जाएं तो मोदी जी आप हमारे देश में आइए। तो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया कहती है कि अब तो मोदी आएगा। ठीक है, कि पूरी दुनिया विश्वास कर रही है, अमेरिका का भी विश्वास है, यूरोप का भी विश्वास है, और यूक्रेन और रशिया तो कह ही रहे हैं। उन्होंने बोल दिया कि लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, वरना देश ऐसे में चुप रहते हैं। देश क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम देखते हैं लोकसभा के चुनाव के कोई और आएगा या कौन आएगा, हम उसके साथ डील कर लेंगे, हम उसके साथ डील करेंगे। लेकिन यहां पे यूक्रेन और रशिया को भी 110% गारंटी है कि आना मोदी नहीं है। मोदी जी आएंगे, फिर मोदी जी कलेश दूर करेंगे, इसलिए दोनों इनवाइट कर रहे हैं। और ये रूस का, देखिए सिर्फ भारत है दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, सिर्फ एक भारत है जो इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है। बाकी पूरी दुनिया की जितनी भी शक्तियां हैं, सारी की सारी इंटरेस्टेड पार्टी हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, सारी की सारी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो चाहते हैं रूस जीत जाए, कुछ ऐसे देश हैं, ज्यादातर देश हैं जो चाहते हैं यूक्रेन जीत जाए, शांति हो जाए। सिर्फ भारत चाहता है, सिर्फ भारत है जो जोर जोर से बोल रहा है कि लड़ाई बंद करो, सबसे पहले लड़ाई बंद करो, सबसे पहले सीज फायर, हॉस्टिलिटीज बंद करो। ये कौन सा देश है? ओनली इंडिया। आप बता दीजिए, क्या यूएस के राष्ट्रपति ने कभी बोला कि वहां पे शांति होनी चाहिए? और अगर बोला शांति होनी चाहिए, जो कि उसने नहीं बोला, पर मैं उदाहरण के लिए पूछ रहा हूं, अगर बोला है तो हथियार क्यों भेज रहे हो? आप हथियार दे रहे हो किसी के हाथ में, फिर चाहते हो शांति हो जाए, ऐसा होता है? यूरोप हथियार दे रहा है, यूरोप पैसे दे रहा है, सोचिए आप इसके बारे में। यूरोप हथियार दे रहा है, यूरोप पैसे दे रहा है, तो ये लोग शांति की बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो हथियार सरकार नहीं बनाती दोस्तों। ये आपको मैटर समझना पड़ेगा। जो अमेरिका के हथियार हैं, जो कि सबसे बड़ा दुनिया का कंज्यूमर और सप्लायर ऑफ वेपन्स है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्या एक भी हथियार उसकी सरकार बनाती है? नो, ये सब प्राइवेट कंपनीज हैं भाई, ये प्राइवेट कंपनीज हैं ये। और प्रेशर ग्रुप्स
और लॉबीइस्ट्स, अमेरिका में बहुत बड़ा धंधा है लॉबिंग का। यानी कि आप जाइए और किसी अमेरिकन लॉबी फर्म को आप पकड़ लीजिए। लॉबी फर्म को, आपकी कंपनी अमेरिका में या कहीं पे भी, आपने लॉबी फर्म को पकड़ लिया। लॉबी फर्म कहता है कि जी हमें $2 मिलियन दो, हमें $5 मिलियन दो। उसने बोला ठीक है जी, आपकी फीस है। वो लॉबी फर्म जाएगा और वो लॉबी करेगा सेनेटर्स के साथ, कांग्रेसमैन के साथ। ये अमेरिका में लीगल है, लॉबिंग अमेरिका में लीगल है। पैरवी करना, सिफारिश करना, ये अमेरिका में लीगल है। काम होता है नहीं होता बात की बात है, लेकिन धंधा लीगल है। तो वो जाते हैं, फिर इनसे करवाते हैं। कैसे करवाते हैं कि नहीं साहब ये होना चाहिए, लड़ाई और करो, लड़ाई और होगी तो हथियार और बिकेंगे। और ये खरबों डॉलर का खेल है बॉस। अरबों डॉलर का तो बहुत पुराना है, सोल्ड। ये खरबों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का खेल है थ्रू आउट। इससे ट्रेड इंपैक्ट होती है। जब ट्रेड को घाटा होता है, जब ट्रेड को नुकसान होता है, तो किसी ना किसी को तो फायदा होता है नुकसान में। वो कौन लोग हैं? सोचिए वो कौन लोग हो सकते हैं। तो ये सब हो रहा है। इसके लिए रशिया ने और यूक्रेन ने दोनों ने बोला है मोदी जी को, जी आप आ जाओ। इंडिया का डिप्लोमेटिक स्टांस ये है कि डिप्लोमेसी और डिस्कशन से ही रिजॉल्व होगी कॉन्फ्लिक्ट, और इंगेजमेंट करनी चाहिए कि शांति हो जाए। जैसा मैंने बताया, न यूरोप बात कर रहा है शांति की, न बात कर रहा है शांति की अमेरिका बहादुर। सब बात कर रहे हैं कलेश की, सब बात कर रहे हैं मारकाट की। शांति की बात कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ भारत। यहां पे यूएस का रिस्पांस क्या रहा है? यूएस कह रहा है कि साहब, यूएस का डिफेंस सेक्रेटरी कह रहा है कि इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ वॉर टू रशिया, इन्होंने हाईलाइट करा। उन्होंने बोला कि ब्रॉडर इंप्लीकेशन इफ पुतिन सक्सीड इन यूक्रेन। अमेरिका का यह डर है कि अगर पुतिन यूक्रेन में कामयाब हो गया, यूक्रेन को अब इन्होंने फ्रंटलाइन स्टेट बना दिया। यूक्रेन को इन्होंने सो कॉल्ड, एक तरीके से मैं समझाता हूं कि यूक्रेन को बना दिया लाइन ऑफ कंट्रोल। उसी किस्म का माइंडसेट इनका है अमेरिकन का। और वही कह रहा है कि यार अगर यूक्रेन गिर गया तो फिर तो पूरा यूरोप खतरे में है, क्योंकि रूस यूक्रेन में नहीं रुकेगा और रूस आगे बढ़ता चला जाएगा। तो बेवकूफ के बच्चों, तुमने क्यों ये नेटो वाला जो सांप है इसको तुमने पिटारे से निकाला? पहले ये समझाओ मुझे। रूस क्या कह रहा था? रूस यही तो कह रहा था कि यूक्रेन को बोलो कि ठीक ठाक अपनी जगह रहे, अपना काम धंधा करे, खुशी से रहे, मजे में रहे, लेकिन नेटो ज्वाइन ना करे। क्योंकि जिस दिन उसने नेटो ज्वाइन कर दिया, नेटो की मिसाइल वहां पे लग जाएंगी, नेटो की मिसाइल यूक्रेन में लग जाएंगे, नेटो के टैंक्स वहां पे आ जाएंगे, नेटो की इन्फेंट्री आ जाएगी, नेटो के रॉकेट फोर्सेस वहां पे आ जाएंगे। रशिया के बिल्कुल गले के नीचे यहां पे खंजर है यार, यहां पे खंजर। रशिया कैसे बर्दाश्त करता? आप रशिया को छोड़िए, 2 मिनट के लिए गोली मारिए। भारत के साथ कुछ ऐसा भारत करता उसको? नहीं, नॉट एट ऑल। वुड इंडिया हैव टॉलरेटेड? नहीं, इंडिया ठोक देता, कोई भी ठोक देता यार। रूस ने भी ठोक दिया। और ये होना है, ये होना है। इन लोगों ने भड़काया रूस को। रूस ने गलत करा, मैं फिर कह रहा हूं रूस ने गलत करा। रशिया वॉज रॉन्ग टू इन्वेड यूक्रेन, बट Russia had no choice. They gave Russia no choice. They pushed the Russians to the wall and the Russians reacted. They pushed Putin to the wall. इन्होंने धक्का दे दिया पुतिन को इतना कि पुतिन के पास और कोई चारा ही नहीं था। पुतिन को कोई भी होता पुतिन की जगह, had there been anybody in place of Putin, he would have attacked. Otherwise, there would have been no Russia. ये लोग खत्म कर देते रूस को, बिल्कुल अंदर तक घुसा देते नेटो फोर्सेस। यूक्रेन ने अर्ज करा है यूएस कांग्रेस को कि भैया $60 अरब जो तुमने एड पैकेज हमें देना था वो रुक के रखा ना वहां पे कांग्रेस में। तो अब यूक्रेन कह रहा है कि और पैसे दो, 60 अरब। पुराना मामला है, लेकिन अभी तक पैसे मिले नहीं यूक्रेन को। जो बाइडेन कई बार प्रॉमिस कर चुका है। दोस्तों, आपको क्यों लगता है कि ज़ेलेंस्की इतना आतुर हो रहा है, इतना परेशान हो रहा है कि जल्दी 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 पैसा मिले? पैसा तो किसको बुरा लगता है यार? ज़ेलेंस्की को भी बुरा नहीं लगता, लेकिन ज़ेलेंस्की इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है कि पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा अभी दे दो, $60 अरब क्यों नहीं आए? जल्दी दो, हम हार जाएंगे, जल्दी दो, हम हार जाएंगे, अगर हम हार गए तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ज़ेलेंस्की क्यों खुजली मच रही ज़ेलेंस्की को? ज़ेलेंस्की की खुजली के कई कारण है। एक तो उसको पिटाई लग रही है रशिया से बुरी तरीके से, उसको एक्चुअली पैसा चाहिए लड़ने के लिए। लेकिन उसके अलावा ज़ेलेंस्की को एक और बात पता है कि अगर ट्रंप बन जाता है राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद, ट्रंप 24 घंटे के अंदर यूक्रेन की फंडिंग बंद कर देगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रंप मुंह पे बोल चुका है और एक बार नहीं 10 बार बोल चुका है। और ट्रंप को पता है लड़ाई कैसे खत्म करनी है। ट्रंप जाएगा, जहाज पकड़ के पुतिन से बात करेगा, ज़ेलेंस्की को सामने बैठाएगा, बोलेगा यार खत्म करो इसको, कोई हथियार नहीं मिल रहा तुम्हें। उसको पता है, ही नोज वेरी वेल, ज़ेलेंस्की नोज वेरी वेल, ट्रंप आ गया, ये लड़ाई खत्म। अगर लड़ाई खत्म तो लॉस। क्या लॉस? ओ भाई खजूर। नहीं समझ रहे आप बोलेंगे यार लड़ाई कौन चाहता है? नहीं, ज़ेलेंस्की के घर वाले थोड़ा ना मर रहे हैं। जो मर रहे हैं वो तो यूक्रेन की सेना के लोग मर रहे हैं। और ज़ेलेंस्की के ऊपर ये इल्जाम है कि ज़ेलेंस्की ने, सीआईए ने इल्जाम लगाया है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने, कि ज़ेलेंस्की ने अरबों डॉलर गायब कर दिए। खा गया पैसा भाई, उसकी कैबिनेट खा गई पैसा। तो दोस्तों, ये वहां पे एक और बात चल रही है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन का यह कहना है, सिंस द इन्वेजन रशिया हैज वेस्टेड अप टू $211 बिलियन टू इक्विप, डिप्लॉय, मेंटेन एंड सस्टेन इट्स नीडलेस वॉर
नीडलेस वॉर अगेंस्ट इज नेबर. रशिया हैज वेस्टेड अप टू $211 अरब. ओ भाई एक बात बताओ, रशिया वेस्ट कर रहा है, अपने पैसे वेस्ट कर रहा है, तुझसे मांग रहा है पैसे. इफ रशिया इज स्पेंडिंग $211 billion, it is Russia's money. This is not Pakistan which will beg for money to fight a war. This is Russia's money. Let Russia waste if it wants to waste. Putin's war of choice will cause Russia USD 1.3 trillion in previously anticipated economic growth through 2026. 1.3 trillion. 1.3 ट्रिलियन ये कह रहा है कि रूस के लग जाएंगे 2026 तक. बेटा जी, आपके तो 2 ट्रिलियन लगे थे अफगानिस्तान में, आपने तो माफी नहीं मांगी किसी से. आपके $2 ट्रिलियन लगे थे अफगानिस्तान में, 2 ट्रिलियन. आपने तो कभी किसी से माफी नहीं मांगी, आपने कभी नहीं बोला कि गलत है. रूस कर रहा है तो गलत है, अमेरिका कर रहा है बिल्कुल ठीक है. अमेरिका इज ऑलवेज राइट, अमेरिका कैन नॉट बी रॉन्ग यार. ये बात समझनी पड़ेगी भाई सबको. अमेरिका बहादुर ने इतने हजारों लोग मार दिए, लाखों लोग बेघर कर दिए, मिलियंस. दैट्स ओके. इफ पुतिन इज सक्सेसफुल इन यूक्रेन, ही विल नॉट स्टॉप देयर. आवर एलाइज एंड पार्टनर्स आर हियर बिकॉज दे अंडरस्टैंड द स्टेक्स. पुतिन विल नॉट स्टॉप देयर. पुतिन को अगर रोकना है तो पुतिन कैन नॉट बी स्टॉप्ड मिलिटरीली. I would like to tell Secretary Austin that Putin cannot be stopped militarily. He'll have to be stopped diplomatically. अगर आप मिलिटरीली पुतिन को स्टॉप करना चाहते हैं तो आप वहां पे अपने हथियार, अपने बंदे, अपना मैन पावर, अपनी फौजें उतारें मैदान में रशियन फौज के खिलाफ. क्या आप उतार सकते हैं? आप नहीं उतार सकते. अगर आप नहीं उतार सकते, शट अप. क्योंकि आपने क्या करा है, यू हैव ड्रिवन रशिया इनटू द चाइनीज आर्म्स. अब चाइना और रूस की हो गई है घनिष्ठ दोस्ती. तो लॉयड ऑस्टिन को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप मिलिटरीली रशिया को स्टॉप नहीं कर सकते. आप रशिया को रोक नहीं सकते मिलिटरीली. ठीक है ना. आप कितना चाहो, आप रूस को जितना धक्का दे दो, आप उसको रोक नहीं सकते. आपको डिप्लोमेटिकली सेटल करना पड़ेगा. आप मिलिटरीली रोकना चाहते हो रूस को, एक्चुअली यू वांट टू स्टॉप रशिया, फिर तो एक ही सूरत है, अपने ट्रूप्स उतारो वहां पे. जितने भी नेटो कंट्रीज हैं पूरे के पूरे वहां पे ट्रूप्स अपने उतारो और रूस के खिलाफ लड़ो. बट तुम लोग कर नहीं सकते क्योंकि तुम बॉडी बैग्स नहीं देखना चाहते. तुम किसी अफ्रीकन कंट्री, किसी एशियन कंट्री, किसी अरब कंट्री में मौतें देख सकते हो, अपने गोरों की मौतें तुम देख नहीं सकते. तुम्हारा दिल टूट जाता है. तो भैया देख लो तुम्हें क्या करना है. मैं आपको बताता हूं एक और चीज है. क्रेमलिन ने बोला है कि मोदी हैज एन ओपन इन्विटेशन. क्रेमलिन ने यह बोला है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास ओपन इन्विटेशन है टू विजिट रशिया और मीटिंग विद व्लादिमीर पुतिन वुड टेक प्लेस. ये डिटेल्स अभी वर्कआउट नहीं हुई, वर्कआउट होंगी. क्रेमलिन स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने यह बोला था अबाउट अ रिपोर्ट दैट पुतिन हैड इनवाइटेड मोदी टू रशिया. एक रिपोर्ट आई थी मीडिया में कि पुतिन ने मोदी जी को इनवाइट करा है. तो इसने बोला कि इनवाइट करने वाली बात नहीं है, मोदी जी जब आना चाहें उनका बहुत बहुत स्वागत है. पुतिन के साथ मीटिंग भी होगी, सब कुछ होगा. और यार रशिया के साथ ना घर जैसे संबंध है. एक्चुअली बात यह है. Of course, the Prime Minister of India has an open invitation to visit our country. और ये कहता है कि in any case, meetings will take place in the first half of this year, we hope in a multilateral format, and there will also be bilateral talks on the margins. तो ये सब हो गया है. और आखिरी खबर है जो रूस से, वो ये है कि रूस ने बाकी जो 2 थे S-400, ये कह रहा है कि Q3 of 2026 तक दे देगा. काफी डिले हो गए दोस्तों, 1-2 साल डिले हो गए. और डिले इसलिए हो गए, पहले इनका यह था कि 2023-24 तक ये हमें सारे सिस्टम दे दिए जाएंगे. लेकिन दोस्तों S-400 में इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो गई और रूस को अपने हथियारों की जरूरत पड़ी थी. लेकिन अब रूस ये कह रहा है कि Q3 2026, यानी कि रशिया को भी पता है लड़ाई खत्म होने वाली है. इसका यही मतलब है ना, अगर रशिया को यही नहीं पता होता तो रशिया क्वार्टर की कमिटमेंट कैसे कर रहा है कि Q3 2026 तक हम दे देंगे आपको. कैसे पता आप दे दोगे? हो सकता है लड़ाई और आगे बढ़ जाए, लेकिन रूस को पता है कि लड़ाई खत्म होने वाली है और ये लड़ाई जल्दी खत्म होने वाली है. सारी गोटियां फिट हो चुकी हैं, कॉम्प्रोमाइज वर्कआउट हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई खत्म हो जाएगी. लेकिन इस लड़ाई को खत्म करने के लिए मोदी जी नंबर 1 और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप, ये दो मिलकर लड़ाई खत्म करेंगे, तब जाके लड़ाई खत्म होगी. दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर. आदर्श जी कहते हैं कि जय हिंद मेजर अंकल. अरे बेटा बहुत बहुत आशीर्वाद आपको. मैं आदर्श हूं बंगाल से. मेरा सवाल है कि इंडियन गवर्नमेंट ने डी क्लासिफाई क्यों नहीं करे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फाइल को? क्या हमारी गवर्नमेंट को डर है, अंडर प्रेशर है ब्रिटिश और यूएसए की सरकार से? क्या यह कारण है कि डी क्लासिफाई नहीं हुए? इसका जवाब दीजिए. एंड आई हैव अ रिक्वेस्ट, आई वांट टू मीट एंड टॉक टू यू अबाउट नेताजी एंड सम नोट्स रिटन बाय प्रोबित्य मोहन रॉय. ही इज वेरी क्लोज टू नेताजी, पार्ट ऑफ IN ए सीक्रेट सर्विस. अच्छा जी. दूसरी चीज है कि क्यों नहीं करा सरकार ने डी क्लासिफाई, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है.
कि उन्होंने क्यों नहीं करा, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रेशर है। यूएसए का क्या लेना देना है इससे, यूएसए का क्या लेना देना, और अब तो मुझे नहीं लगता कि यूके का भी लेना देना है। इस मामले को 75 साल से ऊपर हो गए हैं और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इशू है। सरकार को अगर कुछ ऐसे कागज हैं जो नहीं डिक्लासिफाई करे, कर देने चाहिए, बट उसका यही चीज है कि उसके रैमिफिकेशंस क्या होंगे, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, राइट। इसलिए शायद सरकार इसको नहीं कर रही होगी, ये मेरा गैस है, मुझे नॉलेज नहीं है इसके मामले में कि क्यों नहीं करा। नेताजी हमारे भी हीरो हैं, हम सबके हीरो हैं, आपके भी हीरो हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर मैटर में कि सरकार ने क्यों नहीं करा, भारत सरकार ने क्यों नहीं करा, दिस आई डू नॉट नो। मुरारी ये कहते हैं जय श्री राम जय भारत सर। मुरारी जी जय श्री राम और जय भारत सर। मैं दिल्ली का हूं। 1962 में इंडो चाइना वॉर में मेजर शैतान सिंह ने 60+ चाइनीज सोल्जर्स को मारा। 60+ चाइनीज सोल्जर्स नहीं, ये आपकी इंफॉर्मेशन गलत है मुरारी जी। चार्ली कंपनी 13 कुमाऊं ने 1300 चाइनीज सोल्जर्स वर किल्ड एंड दे वर किल्ड ऑन 18 नवंबर 1962। ये स्टोरी है। उसके बाद 67 में जनरल सगत सिंह ने चाइनीज सोल्जर्स को उनकी औकात दिखा दी और 71 में भी जनरल सगत सिंह ने भी सर्व करा था और 93,000 सोल्जर्स को सरेंडर करवाया था। नहीं, वो जो सरेंडर करवाया था वो जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा थे, जिन्होंने सरेंडर लिया था लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाजी का। उस सरेंडर पर से में यस जनरल सगत सिंह का इन्वॉल्वमेंट था 71 में, पर जो सरेंडर की जो सेरेमनी हुई थी प्रॉपर, उसके जो चीफ थे, उसके जो हेड थे सरेंडर की सेरेमनी के, वो थे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। लेकिन इतना बड़ी बात, एक नया देश बन गया, नया देश बन गया, ठीक है, इतनी बड़ी बात हो गई। लेकिन आपने एक बात देखी, आपको एक बार जनरल सैम मानेकशॉ को सल्यूट करना पड़ेगा। ही गेव ऑल द क्रेडिट टू एवरीबडी। जनरल सैम मानेकशॉ नेवर टुक एनी क्रेडिट फॉर हिमसेल्फ। ये होता है लीडर, ये होता है ऑफिसर। जनरल सैम मानेकशॉ ने कभी ये नहीं बोला कि ओ मैं था जिसकी वजह से ये हो गया, और मैंने कभी नहीं, कभी नहीं करा। जनरल सैम मानेकशॉ चाहते तो फ्लाइट पकड़ के जाते ढाका और कहते कि मेरे सामने करो सरेंडर, मैं आ गया हूं। ही वाज द आर्मी चीफ, ही कुड हैव डन इट। सर नो, नॉट एट ऑल। बहुत बड़ी चीज है बॉस, आप देखिए, बंदे का दिल देखिए। अच्छा, आपको लगता है कि चाइनीज आर्मी इंडिया के आगे वॉर कर पाएगी? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं, वॉर क्यों नहीं कर पाएगी चाइनीज आर्मी? हार जाएगी वॉर करने के बाद तो अलग चीज है, वॉर तो कर ही पाएगी, वॉर तो कर ही पाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। दे आर बिल्डिंग अप देयर फोर्सेस टू फाइट ओनली, बट देयर्स इज नॉट अ बैटल हार्डन्ड आर्मी। वो उनको लड़ाई करना वो भूल गए हैं, वो सॉफ्ट हैं थोड़े से, और जो लड़ाई होती है हथियारों से तो होती है, पर द रियल पावर बिहाइंड द वेपन इज द सोल्जर। आपका सोल्जर कितना वेल ट्रेन्ड है, कितना डिसिप्लिन्ड है, उसके अंदर कितना रेजिमेंटेशन है, उसके अंदर कितनी आग है, कितना जोश है, कितना जज्बा है, कितना जुनून है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। हथियार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे लगता है कि चाइनीज आर्मी जो है, ये चाइनीज फौजें जो पीएलए कह लेते हैं हम, पीएलए जो है वो हथियारों पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दे रही है, सोल्जर पे एम्फेसिस नहीं दे रही। उनके सोल्जर ऐसे लद्दर टाइप के हैं। जेसी, हेलो मेजर सर, आई एम जेसी। हेलो जेसी। क्वेश्चन इज व्हेन विल, हम लोग कब चाइना में क्रांति करेंगे कि भारत में शांति हो? मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है ग्राउंड लेवल में क्या हो रहा है और क्या कोई ऐसे प्लान्ड ऑपरेशंस अंडरवे हैं? थैंक यू कुणाल। अच्छा, ये कुणाल, पहले आपने जेसी नाम बताया, फिर आपने कुणाल बनाया, कोई बात नहीं, जेसी और कुणाल, ग्रेट। अगर ऐसे कोई ऑपरेशन प्लान कर रही है इंडिया, तो मेजर गौरव वारिया को क्या और किसी को भी नहीं पता होगा। यूट्यूब पे बहुत लोग झूठ बोलते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये सिर्फ कुछ नहीं, क्लिकबेट होते हैं, ये लाइक और फॉलोअर्स हासिल करने की एक टेक्निक होती है। और आप लोग इस झूठ में फंस जाते हैं, आप लोग इस भ्रम में फंस जाते हैं, आप लोग इस झूठ में फंस जाते हैं, आप लोग इस भ्रम में फंस जाते हैं कि उस यूट्यूबर को कोई ना कोई ऐसी जानकारी है जो किसी यूट्यूबर के पास कख जानकारी नहीं है, ना मेरे पास ना किसी और के पास। यही बात सच है। मैंने भी देखा कि इंडिया का एक खुफिया प्लान, कोई खुफिया प्लान नहीं है, क्योंकि खुफिया प्लान यूट्यूबर को बताएंगे। आप ही सोचिए, क्या खुफिया प्लान कोई किसी को बताएगा मीडिया में, सोशल मीडिया पे, ये हमारा खुफिया प्लान है? जो एक्चुअल प्लान होते हैं ना, वो किसी को नहीं पता होते। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जिस दिन 370-35 से हटाना था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली, मतलब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली काम करा है 370-35 से, यू विल बी सरप्राइज्ड, बहुत कम लोग थे, बहुत मुट्ठी भर लोग थे, उंगलियों में गिन सकते हैं ऑन अ सिंगल हैंड, जिनको एक्चुअली पता था कि 370-35 से हटने वाला है।
जो काम सक्सेसफुल होते हैं ना बॉस, वो अल्टीमेट सीक्रेसी में होते हैं। तो अगर भारत का कोई ऐसा प्लान है या कोई ऑपरेशन है, मैं आपको सच बताता हूं, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और एक और बात, अगर मुझे पता होता, जो कि मुझे नहीं है, पर अगर मुझे पता होता, मैं तब नहीं बताता। जय हिंद, जय शिवराय। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों इंडिया ने सीपैक अलाउ करा अपने लैंड पे, पीओके में। व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ यूएन ऑन दिस डेवलपमेंट एज इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, एंड डज पाकिस्तान हैज राइट टू अलाउ चाइनीज पांडा टू कंस्ट्रक्ट रोड्स ऑन इंडियाज लैंड। देखिए, ये थोड़ा सा मैटर जो है ना, कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसा है जी कि वो एरिया इट इज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, और बीच में चलती है लाइन ऑफ कंट्रोल, करीब 750 किलोमीटर के आसपास की लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो इंडिया ने प्रोटेस्ट करा है और इंडिया सारा डिप्लोमेटिक चीजें कर रहा है कि ये सब ना हो। लेकिन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अपने आप बंद हो गया है, पिछले 3-3.5 साल से बंद है। अब कोशिश कर रहे हैं दोबारा शुरू करने की, लेकिन आप जानते हैं कि सीपैक का, देखिए सीपैक की एंट्री कहां से हो रही है, वो तो इंपॉर्टेंट है। वो तो गिलगित बाल्टिस्तान से और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से हो रही है, जो कि हमारा इलाका है। लेकिन ऑल्सो इंपॉर्टेंट इज कि वो टर्मिनेट कहां पे हो रही है, वो ग्वादर पे। ग्वादर पे अटैक हो रहे हैं, कल परसों एक सुसाइड अटैक हो गया ग्वादर पे। तो बलोच लोग नहीं चाहते, बेसिकली दे डोंट वांट, दे से कि ये पाकिस्तानी पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट है, इसकी चोरी है, ये चोरी करना चाहता है हमारे एसेट्स, इसलिए वो लोग लड़ रहे हैं पाकिस्तानी पंजाबी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से। ये उनकी लड़ाई है, ठीक है ना। तो भारत पूरा रोकने की इसको कोशिश कर रहा है। डिप्लोमेटिकली भारत ने प्रोटेस्ट लॉन्च करे हैं। अगर आप मिलिट्री इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, फिर वो सीपैक के लिए क्यों करेगा भारत मिलिट्री इंटरवेंशन? अगर भारत को पीओके में मिलिटरीली इंटरवीन करना है, मैं सिर्फ मिलिटरीली की बात कर रहा हूं, मिलिटरीली भारत को इंटरवीन करना है सीपैक पे, तो सीपैक पे क्यों करेगा फिर भारत? अगर पीओके के अंदर जाना ही हो तो फिर तो पूरा पीओके लो, जब घुसी गए अंदर तो फिर पूरा ही ले लो, फिर क्या सीपैक और क्या सीपैक की औकात। दोस्तों, यहां पे हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।